नाज़रीन मोहतरम, आप इस कहानी की 26 किस्तें सुन चुके हैं जिनमें मिस्टर खान अपने वतन की मोहब्बत के लिए वो सब कुछ करता है जो एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी को करना चाहिए। आज 27वीं किस्त आपके सामने पेश की जा रही है। अब आगे सुनिए। ब्लाकी राम तकरीबन रोजाना ही किसी ना किसी काम से दिल्ली आया करता था और अपने बिल की वसूली के सिलसिले में खान ने भी उससे 2-3 मुलाकातें जरूर की, लेकिन बिल की वसूली तो एक बहाना ही होता था। असल में वो मुक्ति बहानी की मेरठ और दूसरी छावनियों में ट्रेनिंग ही की मालूमात उससे उगलवाता रहता था और इस दौरान ये उसका मामूल बन चुका था कि वो हर दूसरे दिन इन मालूमात पर मबनी रिपोर्ट्स अपने मुल्क जरूर भेजा करता था। ब्लाकी राम ही के ताउन से उन्होंने 2 और नए टेंडर भी दाखिल कर दिए थे। बिल वसूल होने पर उसने सबसे पहले ब्लाकी राम को उसके हिस्से की कमीशन अदा की थी और अब एक दरमियानी सी मोटरसाइकिल भी इन लोगों ने खरीद ली थी जो ज्यादातर कशूर के ही तसर्रुफ में रहने लगी थी। अखबारात ने कई रोज तक तो बाली की खूब दरकत बनाई थी। अब वो अस्पताल से घर आ चुका था क्योंकि डॉक्टरों ने उसका पांव जोड़ने से माजरत कर ली थी। उनके नजदीक अब उसका इलाज मुमकिन ही नहीं रहा था। बाली ने शर्मिंदगी के मारे घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था और उसको कमजोर देखकर पुलिस ने अपने साबका अरमान पूरे कर लिए थे। उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। रजनी से खान की मुलाकात कितने ही दिनों के बाद हुई थी। उसकी जुबानी उसे इल्म हुआ कि पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसर भाग कर यहाँ आए हुए हैं और उनमें से कुछ राह के मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। इन अफसरान का दिल बहलाए रखने और इन्हें भारत का दोस्त बनाए रखने के लिए इनमें से हर एक के साथ राह की तरबियत याफ्ता या जेर तरबियत एक लड़की को भी चिपका दिया गया है। इस रोज जब खान पहली मर्तबा रजनी को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर वसंत वहार राह के ट्रेनिंग स्कूल में छोड़ने गया तो दरवाजे से अचानक ही उसने रजनी के साथ एक बंगाली अफीसर को नमूदार होते देखा था जो उसे देखते ही गोली की तरह सीधा उसकी तरफ आया था। रजनी ने मेजर कबीर कहकर उसका तारुफ अपने भाई से करवाया और बाजिद हुई कि खान अंदर आए, लेकिन खान अंदर न आया। उसने जरूरी काम का बहाना कर दिया था। इस तरह 2-3 मर्तबा वो रजनी को छोड़ने के बहाने यहाँ तक आया और उसका बाजिद होने पर भी अंदर न गया। आखिर वो कोई कच्चा काम तो करना नहीं चाहता था। चंद ही रोज बाद एक दिन तीनों ने इकट्ठे फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और रजनी ने खान को दरख्वास्त कर दी कि वो इसे दफ्तर ले आए। कशूर से मोटरसाइकिल मुस्तार लेकर वो राह के दफ्तर पहुंच गया। रजनी ने गेट पर ही उसकी आमद की रिपोर्ट कर रखी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बड़े एहतराम से एक सजे सजाए कमरे में ले गया। कमरे के कोने में उसे वही मेजर शराब पीता नजर आ गया। खान ने इस तरह नजरें फेर ली गोया उसे जानता ही नहीं। रजनी ने इंटरकॉम पर उसे बताया कि वो 10-15 मिनट बाद कॉमन रूम में आ जाएगी। अब ये टाइम उसे बहरहाल इस मेजर के साथ गुजारना था जिसने खान को पहचान कर अचानक ही उसके नाम का नारा लगाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। मेरा नाम मेजर कबीर है। उसने खान की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे नाम का तो आपको इल्म हो ही गया होगा। खान ने अपना लहजा खासा संजीदा कर लिया था। हाँ, रजनी आपकी बहुत तारीफ करती रहती है, पछताएगी एक दिन। मेरी तारीफ करने वाला कभी खुश नहीं रहता, खान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में कबीर ने भी बड़े बेहुदा अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। खान को तो उसकी मौजूदगी ही खुल रही थी, लेकिन वो अपने बिजनेस के असूलों पर बड़ी सख्ती से कारबंद था। उसके जाती जज्बात यहाँ कुछ मानी नहीं रखते थे। कौन सा शहर था आपका? खान ने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। खुलना। मैं उधर खुलना के नजदीक एक गांव का रहने वाला हूं। उसने खान को बताना शुरू किया। आपने बड़ी दिलेरी दिखाई। बांग्लादेश के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुना है पाकिस्तानी फौज बहुत मजबूत है। खान ने उसे टटोलना चाहा। मिस्टर कुमार, मेरा ताल्लुक भी उसी फौज से रहा है। वाकई वो बहुत बहादुर फौज है, लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि उससे 100 गुना ज्यादा बहादुर फौज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप नहीं जानते कि हर बहादुर आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उसने शराब के पैक से एक घूंट भरा। खान खामोश रहा। वो उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना चाहता था ताकि हकायक ज्यादा से ज्यादा उगलवा सके। वो खामोशी और इन्हिमाक से मेजर कबीर को देखता रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर बहादुर आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और मिस्टर अरुण कुमार, यही हमारे हथियार हैं। हमारी हिकमत अमली यही है कि हमने उनकी उस कमजोरी की आड़ में खुद को छुपा कर रखना है और हमारे इस हमले का तोड़ पाकिस्तानी फौज के पास नहीं है। वैसे यूं भी अनदेखे दुश्मन का मुकाबला कौन कर सकता है? उसने एक और लंबा घूंट भरा और हिचकी लेकर खान की तरफ झुक गया। खान को उससे कराहत आने लगी थी। शराब की बदबू के भोंके उसके मुंह से उठ रहे थे, लेकिन खान ने अपने चेहरे पर नागवारी का कोई तासुर ना उभरने दिया। वो हिम्मतन गोश उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं ज्यादा बातें नहीं करता कुमार,
तुम खुद ही सब कुछ देख लोगे। इस खेल को अब खत्म ही समझो मिस्टर कुमार, बस चंद दिनों की और बात है, फिर हम होंगे और हमारा बांग्लादेश होगा। एक बात तो बताओ मिस्टर कबीर, अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया कि ये सब कुछ भारत ही के इशारे पर हो रहा है तो हम बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। उसने कबीर को मजीद कुरेदना चाहा। कुमार जी, मुझे तो आपके हिंदू होने पर शक है, मैं नाम ही का सही बहरहाल मुसलमान हूँ और चंद महीने आप ही के हम कौम लोगों में गुजारने के बाद ये जान गया हूँ कि ज़मीर नाम की कोई शय हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। भाई शर्मिंदगी किस बात की, ये तो सियासत का खेल है, मुनाफिकत और झूठ का खेल। ये दुनिया उसी की है मिस्टर कुमार जो ज्यादा सफाई से ज्यादा बेहतर तरीके से झूठ बोल सके और उसे सच साबित करके दिखा दे। शराब का खाली पैग एक तरफ रखकर उसने सिगरेट सुलगाया। मिस्टर अरुण कुमार, अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ही ली जाए तो भी आपको तो इल्म होगा ही, क्योंकि आपकी बहन भी इसी दफ्तर में काम करती है। बैनुल अक़वामी सतह पर जो लोग ये काम करते हैं उन पर हमने पहले ही जाल फेंक दिया है। मिस्टर कुमार, पाकिस्तान के हर सफारत खाने में हमारी लड़कियां पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की हर वो छावनी जहां बंगाली यूनिटें कायम पजीर हैं, राह की तरबियत याफ्ता एजेंट औरतें अपना काम कर रही हैं। मिस्टर कुमार, उसकी आवाज अब नशे में डगमगाने लगी थी। ये बड़ी जहरीली लड़कियां हैं, नागन है नागन, जिस पर एक मर्तबा फूंक दें वो इसके जहर से बच नहीं सकता। खान ने महसूस किया जैसे मेजर कबीर खुद भी किसी ऐसी ही नागन का शिकार होकर राह के इस दफ्तर तक पहुंचा हो। आखिरी फिक्रा बोलते हुए उसका लहजा खासा गंभीर हो गया था। अच्छा, मुझे जाना होगा, रजनी मेरा इंतजार कर रही होगी। खान ने महसूस किया था कि अब ये आउट हो जाएगा। मेजर कबीर ने उसके देखते ही देखते चौथा पैग भी तैयार कर लिया था। मेजर कबीर उसे रोकता ही रहा, लेकिन खान उसके खुलूस को ठुकरा कर आ गया। कॉमन रूम के बाहर ही उसे रजनी नजर आ गई। कहाँ रह गए थे आप? उसने छुटते ही पूछा। जहन्नम में, वो तुम्हारा बंगाली दोस्त मिल गया था। खान ने बोरियत जाहिर की। अरे भैया आहिस्ता बोलो, भगवान के लिए, कहीं कोई सुन न ले। ये तो भाई तुम इंटेलिजेंस वाले आकर इन्हें मुफ्त की रोटियां खिलाने से तो रहे। अच्छा छोड़िए इस बक बक को, सुबह से रात तक यही सुनना और करना पड़ता है। कम अज कम आप तो इस मौजू को ना छेड़ा करें। रजनी ने गुफ्तगू से अपना पीछा छुड़ाना चाहा। देखो भाई, मुझे तो वैसे भी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अपनी बहन जो इस गोरख धंधे में फंसी है तो इससे गैर मुतल्लक तो नहीं रहा जा सकता ना। फिर वही बात, रजनी ने कानों में उंगलियां ठोंसी। दोनों बड़ी बेतकल्फी से चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए। दरवाजे पर मुतय्यन गोरखा गार्ड ने आज फिर खान को बड़ी हसद भरी निगाहों से देखा था। रजनी को साथ लेकर वो घर चला आया। मोटरसाइकिल कशूर को शुक्रिया के साथ वापस करके वो तीनों, रमा, रजनी और खान, सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। फिल्म नई थी और खासी दिलचस्प भी, लेकिन खान के लिए उसमें कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। उसे तो एक ही सोच खाए जा रही थी, मुस्तकबिल की सोच। जब वो चश्मे तसव्वुर से अपने मशरकी पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर नजर डालता तो उसकी नसें टूटने लगती, उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगता। बस एक उम्मीद थी कि जो कभी कभी इस घोर अंधेरे में उसके लिए शम्मा बनकर उजाला फैलाने लगती। वो सोचता आखिर सब ही बंगाली तो ऐसे नहीं, और फिर दूसरे ही लम्हे उसके दिल से होक सी उठने लगती। आखिर ऐसे वो कितने लोग हैं, आटे में नमक के बराबर भी इनकी दादाद नहीं, उनके भाई बंद ही उन्हें मार डालेंगे। वो खुद को मुतमिन करने के लिए आपसे कहने लगता। रजनी के अंदर सोई हुई औरत को उसने भाई का प्यार देकर ही जगा दिया था। खान महसूस करने लगा था कि बाकी रजनी उसे अपना सगा भाई तसव्वुर करने लगी थी। वो उसकी जरूरियात का इतना ख्याल रखती थी, उसको इतना एहतराम देती थी कि खान को घबराहट सी होने लगती थी। वो सोचता आखिर तो इसे अपने मुल्क वापस चले जाना है, जाने कब इसे अगला हुक्म मौसूल हो और वो अपना बोरिया बिस्तर गोल कर जाए, तब रजनी और रमा पर क्या गुजरेगी। खुद वो लाशौरी तौर पर रमा के इतना करीब आ चुका था कि अब वहां से वापसी का तसव्वुर ही उसके लिए जानलेवा था। उनके एक हमसाये जिनके यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था, यहाँ से घर शिफ्ट करके जा रहे थे। खान ने पिछले 8-10 रोज से सहाय को उनके पीछे लगाया हुआ था कि इन लोगों से टेलीफोन खरीद लिया जाए। उस रोज जब वो लोग फिल्म देखकर घर वापस आए तो खान के लिए खुशखबरी मौजूद थी कि मिसेस सहाय ने 2000 रुपए पर सौदा तय करवा दिया है। इस दौरान इन लोगों ने एक और आइटम भी सप्लाई कर दी थी और घर में इतना मुनाफा आने लगा था कि अब ये सब कुछ घर के लिए जरूरी समझा जाने लगा था। कशूर और आशा ने तो अभी से बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया था। खान का ये मामूल बन चुका था कि 3-4 रोज बाद किसी न किसी बहाने रजनी के दफ्तर का चक्कर जरूर लगा लेता था। रजनी की सहेलियां और उसके दोस्त अब खान को रजनी के भाई की हैसियत से जानने लगे थे। रजनी उस दफ्तर की हर दिल अजीज शख्सियत थी। यही वजह थी कि उसके साथियों ने खान को हाथों हाथ लिया। खान ने अपनी आंखों से यहाँ भी गद्दार बघोड़ों को तरबियत हासिल करते देख लिया था। ये उसका कमाल था कि उसने लोगों की तस्वीर भी हासिल कर ली थी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। फिर ये तस्वीर भी उसके मुल्क में महफूज हाथों तक मुंतकिल हो गई थी। उस रोज वो रजनी बहन से मिलकर घर लौटा था जब थोड़ी देर बाद उसके लिए टेलीफोन आ गया। इन 3-4
3-4 माह में उसने दिल्ली में 5-10 ऐसे दोस्त बना लिए थे जो उसे फोन कर सकें। इस तरह वो अपने डांस में घर वालों को भी किसी किस्म का शक करने का मौका देना नहीं चाहता था। टेलीफोन उसने खुद ही उठाया और दूसरी तरफ अरुण कुमार के लिए ही फोन था। जब खान ने बताया कि वही अरुण कुमार है तो जवाब में जो नाम फोन करने वाले ने बताया, इस पर वो खासा मोहतात हो गया। उसने टेलीफोन का ये चक्कर ही इसलिए चलाया था कि बजाय खुद फोन करते रहने के यहीं पर मासूमाना अंदाज में पैगामात वसूल कर लिया करे। दूसरी तरफ बोलने वाले ने अपना इत्मीनान करने के लिए खान से कोड वर्ड्स का तबादला किया और जब उसे यकीन हो गया कि वाकई उसका मुखातिब अरुण कुमार ही है तो उसने खान तक ताज़ा अहकामात पहुंचा दिए। अब उसे 3-4 रोज बाद अगले मिशन पर रवाना होना था। अगले रोज रमा की बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश थी। रमा तो उसके लिए बिल्कुल तैयार न थी, ये भी खान ही था जिसने उससे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा लिया था। ये नुमाइश उसके कॉलेज में ही लगी थी। दोनों इकट्ठे ही कॉलेज पहुंचे थे। उस रोज खान ने महसूस किया कि रमा वाकई कोई गैर मामूली लड़की है। खुदा जाने ये उसकी मोहब्बत का असर था या फिर रमा के अंदर मौजूद आर्टिस्ट की करामत के खान भी इन तस्वीर पर एक नजर डालकर तो दंग ही रह गया था। हालांकि ये सब पेंटिंग्स रमा ने उसके सामने उसकी मौजूदगी ही में तैयार की थी, लेकिन आज जब उन्हें बाकी आर्टिस्टों की बनी हुई पेंटिंग्स के मुकाबले में लगाया गया तो उनकी इनफरादियत चीख चीख कर अपने बनाने वाले की अजमत की गवाही दे रही थी। खान को यूं महसूस हुआ जैसे फिजाओं में मौजूद सारा हुस्न रमा की उंगलियों के रास्ते कैनवस पर फैल गया हो। वहां मौजूद हर शख्स रमा की तारीफ कर रहा था। हर नौजवान अपनी पेंटिंग्स की तरह खूबसूरत इस आर्टिस्ट लड़की से 2 बातें करने का आरज़ूमंद नजर आता था, लेकिन वो स्वाए खान के किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। खान ने वहां कहीं आंखों में अपने रश्क और हसद के मिले जुले जज्बात मौजन देखे। उसे खुद पर फख्र होने लगा कि रमा जैसी लड़की उसकी महबूबा है। एहसास तफाकुर से उसके अंदर एक अजीब और पुरस्रार सतमानियत का एहसास उभरा। उस लम्हे खान ने सोचा, जिंदगी का सारा लुत्फ इसी पुरस्रारियत का मरहून मिन्नत ही तो है जो एक खास नो की बेयकीनी की सूरत से जन्म लेता है, और निगाहों से आगे बेयकीनी की धुन अगर साफ हो जाए तो हकीकत हमेशा मायूस कुन अंदाज ही में जाहिर होती है। इसलिए तो हमारे मुजस्सम और मजरूह दोनों तरह की शख्सियत कभी भी इस अलमनाक सूरत हाल से दुचार नहीं होती जिससे मौत या मायूसी का रवायती तस्वुर वाबस्ता हो। उसी रोज जब दोपहर के बाद वो रमा के हाथों में हाथ दिए जमुना के किनारे एक खूबसूरत तफरीगाह में जिंदगी के लुत्फ से हुस्न अंदोज हो रहा था तो उसे ये इदराक भी हुआ कि जुदाई और मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया नहीं है। उसने सोचा, दरअसल जिंदगी ही जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। जिंदगी का आगाज तो दुमीदा कलियों की सूरत में होता है। धुले धुलाए फूल जिस्म रूह हालात वाक़यात की खराइशों से पाक साफ और मुस्तकबिल के पहाड़ों के दामन में रवा दवा जिंदगी की चांदी ऐसी लकीर जिसमें कोई खम दिखाई नहीं देता। हम खुश खुरम हाथों में हाथ डाले उसके किनारे की जाने बढ़ते चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हाथ जुदा होने लगते हैं, कदमों के जाविये टेढ़े होने लगते हैं, हयात नए दायरे बनाने लगती है, यादों की रेत पर चेहरों के बनने मिटने का अमल तेज और फिर तेज तर होने लगता है। दोनों दरिया के किनारे पत्थरों पर बैठ के दोनों ने पांचे ऊपर चढ़ा रखे थे और पानी में पांव लटकाए एक दूसरे में गुमसुम बैठे थे। रमा कभी कभी कोई कंकर पानी में फेंकती तो वहां दायरे से बनने और मिटने लगते। दायरा हरकत में आता तो खान को माजी की कहानी मुतहरक तस्वीरों की सूरत में नजर आने लगती। वो चंद लम्हों में पूरी जिंदगी बसर कर जाता। तसव्वुरात की परछाइयों पर जब हकायक की तलखियां गलबा पाने लगती तो उसे याद आने लगता कि रमा उससे छुट जाएगी, और यह ख्याल आते ही खान को यूं लगता जैसे कोई चीज उसके अंदर मर गई हो। मुमकिन था कि लम्हा तवील होकर उसके रूहानी इर्तिका की तसलसल को तोड़ डालता जब रमा ने उसे अपनी तरफ मुखातिब करके हालात के ताने बाने से बाहर खींच लिया। क्या सोच रहे हैं आप? सुबह से क्या सोगवारी खुद पर तारी कर रखी है आपने? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आज कुछ। उसे ढंग की बात भी नहीं सूझ रही थी। समझ नहीं आता था कि उसे क्या जवाब दे। रमा, बस किसी वक्त ऐसा हो जाता है, तुम तो जानती हो, जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, इस तरह इंसान का मूड भी एक तरह का नहीं रहता। वो खामोश होकर दरिया के तड़पते पानी को घूरने लगा। अरुण कुमार जी, रमा ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आप कुछ न बताइए, लेकिन जमुना सब कुछ जानती है। दरिया के पानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कुमार जी, मैं जब कभी बहुत उदास होती थी तो यहीं इन्हीं पत्थरों पर आकर बैठ जाया करती थी। इस जगह मुझे एक सन्यासी ने बहुत राज की बात बताई थी, जिसके बाद से मैंने उदास होना ही छोड़ दिया है। क्या? खान चौंके बगैर न रह सका। उसने कहा था कि दरिया के अंदर भी एक पैगाम छुपा है, उसे समझने की कोशिश करो। इसका पानी यही कहता है कि वक्त की बजाय खुद कोई वजूद ही नहीं रखता। हाँ रमा, खान ने उसकी ठोड़ी को अपनी तरफ मुखातिब किया, तुम मेरे जहन में दरिया की तरह एक ही वक्त हर जगह मौजूद रहते हो। जैसे दरिया अपने मंबा पर, अपने दहाने पर आबशार की सूरत
اور پتن پر اپنی امواج میں، سمندر پر، پہاڑوں پر، غرض ہر جگہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور اس کے لیے وقت صرف حال کی صورت میں وجود رکھتا ہے، اس طرح تمہاری محبت پر بھی نہ ماضی کا سایہ ہے نہ مستقبل کی پرچھائیاں، بس تمہاری محبت کا دریا بھی میرے اندر بہتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو میں اس کی تغیانیوں میں بہہ کر اس کا ایک حصہ بننے لگا ہوں رما۔ اس کی آواز کچھ بوجھل ہونے لگی تھی، خود رما بھی خاصی سوگوار ہو چلی تھی۔ جذبات کی شدت سے خوشیاں اور غم دونوں ہی لو دے اٹھتے ہیں۔ دونوں اس بات پر یقیناً مطمئن تھے کہ اتنے حساس ہونا بھی بہرحال بھرپور زندگی کی علامت ہے۔